बीमारी क्या दिखाई दे रही है? सिजोफ्रेनिया राइट। बीमारी क्या दिखाई दे रहा? डर लग रहा है, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई मुझे मारना चाह रहा है। अरे मैंने कहा ये क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि सर देखो इतनी दवाइयाँ इसको खिलाई जा रही है, साइकेट्रिस्ट ने लिखा है ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ। और मैं, आप क्या समझते हैं? मैंने कहा लीकी गट है। आपका गट का बैक्टीरिया ही ये तय करता है कि आपका इम्यून सिस्टम किस जगह पर रिएक्ट करे और किस जगह पर ना रिएक्ट करे। ये कैसे सर? आपके अगर बाल गिर रहे हैं समय से पहले, स्पेशली लेडीज के, तो समझ लीजिए आप सीफो के पेशेंट हैं। सीफो के। और आपको याद रखेगा, इसमें आपको मन करेगा हमेशा मीठा खाने को। और अगर ये एलपीएस आपके ब्रेन में चले गए और आपकी ब्रेन सेल्स को इन्फ्लेम्ड करना शुरू कर दिया, यही है बीमारी जिसका नाम डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और पार्किंसन और आपके मूड स्विंग जो हो रहा है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी से एक सवाल पूछूंगी, क्या आप वेल्दी बनना चाहते हैं? क्या आप वेल्थ कमाना चाहते हैं? आप सभी में से 99% लोगों का जवाब होगा यस इला जी, हम वेल्दी बनना चाहते हैं। तो मैं आज आपको बता दूं कि इस पॉडकास्ट में हम आपको वेल्दी बनाएंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, वेल्दी बनाएंगे। लेकिन रुकिए, वो पैसे वाला, वो गाड़ी वाला वेल्दी नहीं, बल्कि बढ़िया हेल्थ वाला वेल्दी। एक कहावत है ना, हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, तो इस पॉडकास्ट में आपको हेल्थ का ऐसा खजाना मिलेगा, हेल्थ अच्छी करने के ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जिनको सुनकर भी आप हैरान, पहले तो आप चौंकेंगे। क्योंकि मैं भी जब भी पॉडकास्ट शूट करने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं बहुत चौंकी थी। एक बायोलॉजी की स्टूडेंट होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे मेरे दिमाग में भी कॉन्सेप्ट्स थे जो मेरे लिए कहते ना कि मिथ बर्स्ट होना बहुत चौंकाने वाला था। तो आपके लिए पहले चौंकाने वाला होगा, लेकिन बाद में आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो इंडिया के रिनाउंड एनएलपी कोच हैं। बहुत सारे लोगों के इन्होंने ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करी है और यहाँ ठीक करके ये पूरा शरीर ठीक किया है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको भी हेल्थ का खजाना मिले इस पॉडकास्ट से। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी राम वर्मा सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग श्री पर। थैंक यू वेरी मच सर। आज हेल्थ वाली वेल्थ दे दी जाए जनता को। श्योर। तो सर, आप हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसको मानते हैं कि ये आपकी ठीक रहेगी तो ओवरऑल हेल्थ आपकी ठीक रहेगी? देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आप बेहतर या बेस्ट हेल्थ को जीना चाहते हैं तो आप अपने माइंड और अपने गट को और इन दोनों के कनेक्शन को समझें और इनके अनुसार आप अपनी डाइट को और अपनी थिंकिंग को ठीक करना शुरू कर दें। अगर आपने माइंड और गट के कनेक्शन को साइंटिफिकली समझना शुरू कर दिया, ये नहीं कि वेगली, अनक्लियरली या कोई कुछ भी बोल दे, ठीक है ना, हमने एक वर्ड छांट रखा है कि दिमाग ठीक कर लो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि करना क्या है। फिर हम कहते हैं तेरा पेट खराब है, और पेट हमने एक वर्ड बांध रखा है। और सारी की सारी जो इतनी भी एजुकेशन हमें दी जा रही हैं किताबों से या दूसरे आसपास के लोगों से या यूट्यूबर से, वो बस एक ही बात है, पेट पेट पेट। हमें ये नहीं पता कि ये क्या है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन कौन बनाता है, वैगस नर्व है, हमें उसके बारे में नहीं पता। और हम बेसिकली एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, एक जाल में फंसते जा रहे हैं। सही बात तो यह है कि अगर आप अपनी उम्र को लंबा करना चाहते हैं, आप अपने वेट को, आप अपनी इम्यूनिटी को, आप अपने अंदर के खूबसूरत हार्मोन्स को एक बार फिर रीजनरेट करना चाहते हैं, एक बार फिर अपनी यूथ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप अपने माइंड को और गट को और इन दोनों के कनेक्शन को बनाने वाली वेगस नर्व को समझ लें। सबको समझेंगे हम सर, लेकिन सबसे पहले मैं गट को समझना चाहती हूँ। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना, गट खराब है मेरा, या मेरी गट हेल्थ ठीक नहीं है। तो ये गट क्या है? ये सिर्फ पेट है, स्टमक है, या और भी कुछ है इसके अंदर? यहाँ पर यूँ समझने की कोशिश करिएगा कि गट हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। हमारा पहले खाने की नली है, इसोफेगस कहते हैं, उसके बाद पेट है जहाँ पर हमारा खाना, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत देर तक मिलाकर हमारा चर्निंग शुरू हो जाती है। उसके बाद छोटी आंतें हैं और उसके बाद बड़ी आंत है जो एक नेग्लेक्टेड पार्ट है हमारे लिए, और उसके बाद एलिमिनेशन पार्ट है। तो हम पूरे के पूरे इस सिस्टम को, जो मुंह से शुरू होता है और एलिमिनेशन पार्ट तक जाता है, इसको हम गट कहते हैं। लेकिन ये मात्र एक डाइजेस्टिव ट्रैक या पाइप नहीं है, ये गलती हम करते हैं। हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि गट अपने आप में एक लाइव ऑर्गन है। जिस तरह से मैं और आप सामने बैठे हुए हैं और हम एक दूसरे की भावनाओं को, आवाज़ों को सुन सकते हैं, उसी तरह से आपका जो गट है, यानी कि आपके मुंह से लेकर और आपके एलिमिनेशन पार्ट तक
वहाँ पर आपके हर एक विचार को सुना जा रहा है, हर एक फीलिंग को सुना जा रहा है, हर एक आपके आइडिया को आपका गट ले रहा है। इवन आपकी जो पारिवारिक वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर भी गट पूरी तरह से जानता है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपके मानव मूल्य क्या हैं। इसीलिए जब आपके मानव मूल्यों के अगेंस्ट कोई चीज़ चल रही होती है तो आपकी गट एकदम से बता देती है ये आदमी गलत है मेरे लिए। राइट। समझ बिल्कुल, गए? बिल्कुल। इसीलिए गट जो है, आपकी गट हेल्थ बेहतर तभी हो सकती है जब आप गट को समझें, इसमें क्या क्या ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स की जानकारी, वो चलते कैसे हैं और कैसे वो आपको इंस्टिंक्ट देते हैं कि मुझे इस आदमी से बात करनी है, इससे नहीं करनी है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसे मुझे क्यों लेना है। और आपको अचानक किसी भी जगह जाते हो तो एक गट फीलिंग आ जाती है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए खराब है। अगर आपका गट ही खराब है तो आप इस बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन की जानकारी को या इस एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। सर, क्या ऐसा भी होता है कि जब आप बार बार अगर कोई गट फीलिंग आ रही है और उसको इग्नोर कर रहे हो तब भी आपका पेट खराब रहे? इसका कोई कोई जानकारी नहीं है कि अगर बार बार उसे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप गट को इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपने आने वाली लाइफ में जो खूबसूरत मोमेंट हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो धन की हैं, डिसीजंस की हैं, याद रखिएगा वह आपके गट से ही आएंगे। ओके। वेगस नर्व क्या है ये? वेगस नर्व बेसिकली एक ऐसी नर्व है जो हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेती है और हमारे गट को देती है। वो गट को ही नहीं देती, वो बाकी जो मेजर ऑर्गन्स हैं उसमें हमारे लंग्स भी हैं, गाल ब्लेडर है, लीवर है, गट है और हमारा इवन किडनीज है, हमारी स्पाइन है, ठीक है ना। तो इन पार्ट्स को वो इंफॉर्मेशन देता है। इसीलिए जो आपके मेजर पार्ट्स हैं वो हर एक थॉट को मिरर करते हैं, क्योंकि वेगस नर्व ये इंफॉर्मेशन को देकर आपके सभी अंगों को देती है। पर आज हम गट की बात कर रहे हैं, तो यूं समझिए कि जैसे ही आपके पास कोई भी विचार आएगा, मान लेते हैं वो तनाव का है, तो आपके गट के अंदर के जो सेंसर्स हैं, जो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे गट किन किन ऑर्गन से बना हुआ है। गट अपने आप में एक ऑर्गन नहीं है, इसमें डिफरेंट ऑर्गन है, 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इमीडिएटली वो गट को अपनी इंफॉर्मेशन दे देगा। हमारी वेगस नर्व की एक खास बात है कि ये एक 2-वे हाईवे है। ये डायरेक्टली ब्रेन का मैसेज नहीं देता, बल्कि इसके पास जो न्यूरॉन्स हैं, जिनको हम आप कह सकते हैं कि पोस्टमैन कह सकते हैं बॉडी के, इनमें से 20% ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो आपके ब्रेन की भाषा को आपके गट को बता देंगे। ओके। लेकिन 80% बाकी ऐसे हैं जो गट की इंफॉर्मेशन को माइंड को बताएंगे। यानी कि कमाल की बात यह है कि आपका गट यानी कि आपकी बॉडी जो सोमा है वो एक एक चीज को आपके माइंड को बताने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पर छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर मुझे बीमारी का तब पता चला जब ये स्टेज 4 पर आ गई। राइट। मुझे तब पता चला कि सर ये जब सारा बर्बाद हो गया। मैं उनसे ये कहता हूं कि एक मच्छर भी तुम्हें यहाँ काट लेता है, उसका पता चल जाता है। लेकिन वेगस नर्व जो 80% अपने न्यूरॉन को, आपके गट की सेंसेशन को आपके माइंड को दे रही थी, वो आपने नहीं पढ़ी। पता है क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि आपने अपने ब्रेन और माइंड को इतना परेशान कर रखा है बेकार की चीज़ों से कि हर टाइम आपके बेकार के थॉट चल रहे हैं। आपके पास 70,000 नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, पॉजिटिव भी 5-7 आ जाते होंगे। आपके पास पेनफुल मेमोरी है, तो वहाँ पर आपका ब्रेन आपको दे ही नहीं रहा है, जबकि उसे इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसलिए वेगस नर्व का एक्टिवेट रहना बेहद ज़रूरी है। कई बार आप अपने गट से, अपनी बॉडी से जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, क्योंकि आप अपनी वेगस नर्व को भी एब्यूज़ कर बैठे हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो पहले अपने माइंड को, अपने वेगस नर्व को और उसके बाद अपने गट को एक बार ठीक कर लें और आप पाएंगे कि आप कोई भी बीमारी का नाम ले दें, आपके पास कोई भी बीमारी है, चाहे वो ब्रेन की है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जिनको हम डिमेंशिया, पार्किंसन, सिजोफ्रेनिया या अल्जाइमर्स डिजीज़ कहते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, मोटापा है, डायबिटीज़ है, ऑटो इम्यून है, एलर्जीज है, बॉडी का पेन है, फाइब्रोमाइल्जिया जिसको कहते हैं, आप कोई भी नाम ले लें, सारा का सारा सिर्फ यही सिस्टम है। आपकी इम्यूनिटी बर्बाद हुई पड़ी है क्योंकि आपका गट बर्बाद है। आपको ये चीज़ समझनी होगी। गट इतना इम्पोर्टेंट रखता है? इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझिएगा। लोग इसको सेकंड ब्रेन कहते हैं, मुझे तो लगता है ये फर्स्ट ब्रेन होना चाहिए। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ मुझे कि अगर मेरे हाथ में हो तो मैं इसको फर्स्ट ब्रेन कहूँ, क्योंकि आपके पास जितनी न्यूरॉन्स आपकी रीढ़ की हड्डी में है, उससे ज़्यादा न्यूरॉन आपके ब्रेन सेल्स आपके आंतों में है।
आपके शरीर की 70% इम्यूनिटी, एक मैंने पॉडकास्ट में बताया कि आपके आंतों पर है। आपके पास 25 से ज़्यादा हार्मोन अकेले आपके गट में रिलीज होते हैं। आपके पास पूरी बॉडी में जितनी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं जो हार्मोन पैदा करती हैं, जो मैसेंजर का रूप लेकर हमारी सेल पर जाती हैं, वो सारी ग्रंथियां अगर एक साथ रखकर तोली जाएं और आपके पेट की ग्रंथियों को यानी कि ग्लैंड्स को तोला जाए तो आपके पेट की ग्रंथियां ज़्यादा हैं। आपके गट को अगर खोला जाए तो यह एक बास्केटबॉल के कोर्ट जितना बड़ा फील्ड है, जहाँ पर हर चीज़ को नोट किया जा रहा है। वहाँ कौन सा बैक्टीरिया है, वहाँ कौन सा वायरस आ गया, आपने आज क्या खाया है, इवन आप क्या सोच रहे हैं, हर एक चीज़ को मिरर कर रहा है आपका गट। गट के आसपास जो आप बड़े ऑर्गन्स कह रहे हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, गट अपने आप में जो आते हैं वहां पर आप 4 चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, उससे कंप्लीट गट बनेगा। ठीक है। तो जो गट वर्ड है वह मात्र सिर्फ ये नहीं कि आपको एक आंतें दिखाई दे रही हैं दोनों, यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर 2 वर्ड हैं जो गट इक्वल टू 2 चीजें हैं। एक है गट कनेक्टोम, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, और एक है गट बैक्टीरिया जी। तो गट कनेक्टोम में 3 ऑर्गन है और एक बैक्टीरिया है, ये अपने आप में एक ऑर्गन है। इसे हम फॉरगॉटन या आप कह सकते हैं कि नेग्लेक्टेड ऑर्गन के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी बताऊंगा क्योंकि मेन वही है। अब यहाँ पर पहली चीज ये है, वो है गट के सेंसर्स, यानी कि आपकी पूरी मुंह से शुरू हो जाते हैं। मुंह में जैसे ही खाना जाता है तो आपके सेंसर्स आपके ब्रेन को बताने लगते हैं कि ये यहाँ पर इतना फैट, इतना कार्ब और इतना यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं, प्रोटीन है, और आपका इमीडिएटली ये सेंसर्स आपके पेट को तैयार कर देते हैं कि हमें कितना एसिड निकालना है। इमीडिएटली ये सेंसर्स तैयार कर देते हैं आपके गैल ब्लेडर को, हमें कितना बाइल जूस यहाँ पर फेंकना है छोटी आंत में। याद रखिएगा, ये सेंसर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें हम ईसी सेल्स भी कहते हैं, एंडोक्रीन सेल्स। इनका काम यह है कि हर टाइम खाने को पढ़कर या आपके थॉट को पढ़कर अपने हार्मोन को आपकी आंतों में बहाते हैं। यानी कि वो हार्मोन पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो पहली चीज है कि आपके जो सेंसर्स हैं इनको आपको पता होना चाहिए, लेकिन कई बार इन सेंसर्स को हम बर्बाद कर रहे हैं। कैसे? इस तरह से कर लेते हैं कि जो खाना हमारे लिए नहीं बना, सिर्फ जीभ के लिए बना है, हम उसको सेंसर्स को दे रहे हैं। और कई बार हम अपने खाने को सिर्फ डाइटिशियन से लिखवाते हैं, जो मैं कभी भी लाइक नहीं करता हूँ। क्यों सर? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डाइटिशियन अपने डाइट के खाने के बारे में जानता है, आपके गट के सेंसर्स को नहीं जानता। हो सकता है कि आपके लिए एक पर्टिकुलर चीज, मान लेते हैं आप कहते हैं कि जी मुझे ये दाल बहुत अच्छी लगती है और मुझे ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि इससे तो मुझे बहुत ज्यादा गैस बनती है। बहुत लोगों के साथ होता है। तो इसका मतलब है उसके लिए उसके सेंसर्स को उस डाइटिशियन ने नहीं पढ़ा, पर वो ये कह रहा है कि इस दाल में इतनी प्रोटीन है। अरे प्रोटीन तो है, पर इसके सेंसर्स क्या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो पहली चीज है सेंसर्स। दूसरी चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपके गट के पास, आपकी गट लाइनिंग पर आपकी इम्यूनिटी के सिपाही रहते हैं। ये कौन है इम्यूनिटी के सिपाही? आप ये समझिए कि आपकी बॉडी को हील करने के लिए एक चीज की जरूरत है, वो है आपकी इम्यूनिटी या इम्यून पावर, जिसको हम प्रतिरोधात्मक शक्ति कहते हैं जी। वे पूरी तरह से एक लाइव सिपाही हैं। अगर आपके पेट के अंदर कोई भी गलत खाना चला जाएगा तो ये सिपाही तैयार हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और उससे अटैक करते हैं। गड़बड़ ये होती है कि अगर आपने गलत खाना खा लिया या आपके गलत विचार हैं तो ये इम्यूनिटी 3 तरह से रिएक्ट करेगी, या तो ये सप्रेस हो जाएंगी। मान लेते हैं आपके शहर के सभी सिपाही या हमारी पूरी फौज सप्रेस हो जाए और अपने हथियारों को टेक दे, तो आपको लगता नहीं कि सिर्फ 2 आतंकवादी काफी हैं एक शहर को बर्बाद करने के लिए? फॉरेन बॉडीज फॉरेन अटैक कर देंगी। इसका मतलब यह है कि जितने भी हमारा इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है, जब हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, जब हमारे कोई बैक्टीरिया अटैक करता है या फिर हमारी जो रोजाना मरने वाली कैंसर सेल अगर वो नहीं मर रही है तो हमें ये बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा है उसका रिएक्शन ये हो सकता है कि आपने गलत खाना खाया या आपके गलत विचार आए, मान लेते फियर है, एंग्जाइटी है, आपके पास कोई गिल्ट पड़ी है, या आप बेकार का खाना खा रहे हैं जिसको आप जानते नहीं कि ये आपके गट के लिए खराब हो सकता है, दूसरे के लिए ठीक हो सकता है। तो दूसरा ये आपका जो इम्यून सिस्टम है वो दूसरा काम करेगा कि ये ओवर रिएक्ट करेगा। और ओवर रिएक्शन में समझ लीजिएगा कि अगर हमारी फौज को पता चल जाए कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, जबकि अटैक नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें पता चल गया, तो वो क्या करते हैं कि गली गली में मान लेते हैं उन्होंने टैंक चलाने शुरू कर दिए, स्कूल बंद हो गए, मेडिकल स्कूल्स बंद, सेंटर्स बंद हो गए, ठीक है ना, हमारी जो रोजाना की सर्विसेज है वो बंद हो गई। इसे हम एलर्जी कहते हैं।
इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम इस टाइम ओवर रिएक्ट कर रहा है। पर आप क्या कहेंगे, नहीं नहीं मुझे एक्जिमा हो गया है। सही। तो आप एक्जिमा के लक्षण को ठीक कर रहे हैं, पर आपने ये नहीं सोचा कि ये तो इम्यून सिस्टम बर्बाद हो रहा है। और तीसरी चीज इससे भी खतरनाक है, जिससे हम इंडियंस जूझ रहे हैं, हमारे यूथ जूझ रहे हैं, वो ये है कि जब हम किसी गलत विचार को या गलत खाने को अपने गट को देते हैं, तो उस समय हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी आंतों पर है, जिसको मैं सेकंड ऑर्गन कह रहा हूं अभी सेंसर के बाद, वह इमीडिएटली अपने ही अंगों को अटैक करना शुरू कर देता है। कमाल की बात है कि वह अपने उस दूसरे पार्ट को एक इंफॉर्मेशन देता है, जिसे आप माइंड एंड गट कनेक्शन में पढ़ सकते हैं कि आपके गट का जो यहाँ पर इम्यून सिपाही पड़ा था, उसे लग रहा है कि मैं एक गलत खाने के साथ जुड़ चुका हूँ, यहाँ पर मैं खतरे में हूँ। तो वो कई बार आपके बालों के जड़ों में जो आपका इम्यून सिस्टम है उसे ओवर रिएक्ट करवा देगा, अटैक करने के लिए मजबूर कर देगा, और इसे हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, जिसे आप एलोपीसिया कह रहे हैं। अब आप क्या करें कि एलोपीसिया के लिए कभी आप एक हीरोइन को कहते हैं कि वो देख रही है आपको और वो कह रही है कि ये वाला तेल लगाओ, और आप तेल लगाते हैं। फिर आप कहते हैं जी मैं ऊँटनी का दूध पीऊँगा तो उससे भी कुछ नहीं हो रहा। कभी आप ये कहते हैं जी इसे बायोटिन के कैप्सूल खा लो। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि आपकी जो बालों की जड़ों को अटैक कर रहा है वो कौन कर रहा है। तो हम लक्षणों के पीछे जुड़ गए, लेकिन आपने अपने गट पर ध्यान नहीं दिया। इसे हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। मान लेते हैं ऐसे में आपका इम्यून सिस्टम आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उनकी सेल्स को अटैक करने लगे, तो इसे रूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। ये मुझे भी हुआ था। अगर वो थायराइड को अटैक करेगा तो इसको थायराइड, ये तो 90% लोगों को होता ही जा रहा है, यहीं से शुरुआत होती है। अगर वो आपकी स्किन को अटैक कर रही है उस टाइम इम्यूनिटी, तो इसको सोराइसिस कहते हैं। और अगर वो आपके अंदर के ऑर्गन्स को अटैक करने लगे तो बेहद इंपॉर्टेंट या खतरनाक बीमारी के हम शिकार हो जाते हैं, जिसको हम लूपस कहते हैं। इवन हमारी जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज की, जो हमारे लिए इंसुलिन बनाती है, जब अगर हमारा इम्यून सिस्टम उसको अटैक करने लगे, जो हमारे गट से शुरू हुआ है जी, तो इसका मतलब है कि अब हमारी बीटा सेल्स मर जाएंगी और हम डायबिटीज़ के 1 के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रही है। और इस तरह से करीब करीब 80 से 100 बीमारियां हमने ऑटो इम्यून में ले रखी हैं, और हम उन बीमारियों को लक्षण को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेरॉइड दे करके, जो इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेटेड है उसे किसी तरह सप्रेस कर दें। पर हम ये नहीं जानते कि अगर आपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया तो पहली बीमारी आपके सामने खड़ी है कि आप सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम के साथ कैसे जी सकते हैं। यही तो गड़बड़ हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू नेम एनी डिजीज, वहां पर माइंड एंड गट, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास इतनी किताबें हैं, ठीक है ना, गट के ऊपर, माइंड के ऊपर, आप भी उन्हें पढ़ सकते हैं, मैं उनके नाम बता सकता हूं। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड एंड गट। तो सर ऐसे ही कुछ बीमारियों की बात कर लेते हैं जो लोगों को बहुत परेशान कर रही है डे टू डे रूटीन में। एक तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये तो इतनी बड़ी समस्या है कि आजकल बच्चों तक को ब्लोटिंग और एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी है। दूसरा IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें तो डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई यहाँ से ठीक रहो, एंशियस बहुत हो तुम, तभी ठीक रहेगा तुम्हारा पेट। और तीसरी समस्या कॉन्स्टिपेशन की। ये 3 मुझे लगता है कि हम कह देते हैं लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, बट आपको लगता है ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है या इसका ब्रेन एंड गट से कोई संबंध है? पूरी तरह से ब्रेन एंड गट का ही संबंध है। लेकिन अभी हमारे छोटी सी बात में वो लोग ये कहेंगे कि अभी तो 2 ही ऑर्गन बताए हैं। राइट, बैक्टीरिया बचा है ना आपका? वो बैक्टीरिया बचा है और एक ऑर्गन और भी बचा है। राइट, ठीक है ना, तो वो ले लेते हैं। फिर मैं आपको एसिडिटी, जो हमारे देश में यूथ को बढ़ती जा रही है, कॉर्पोरेट के लोगों को बढ़ती जा रही है, सीनियर सिटीजन्स को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास ज़्यादा एसिड नहीं बन रहा है, ये आपके साथ एक गेम खेला जा रहा है। इस पर हम बाद में आएंगे। इस पर हम बाद में आ जाते हैं। तो इम्यून सिस्टम हमारा दूसरा पार्ट है हमारे गट के अंदर। तीसरा पार्ट है गट का अपना ब्रेन, जिसे हम ENS कहते हैं। जब भी आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, उस समय आपके जो गट का ब्रेन है, जो मूवमेंट दे रहा है आपकी आंतों को, वो स्लो डाउन हो जाएगा, और उस समय आपका खाना आगे नहीं सरक रहा है। कई बार आपको लगेगा कि आपको भूख नहीं लग रही है, कई बार ऐसा लगेगा कि आपके अंदर गैस बन रही है, क्योंकि वो खाना उसको मूव करना था, वो मूव करने के लिए पावर नहीं है, क्योंकि आपका गट का जो ब्रेन है वो रीड कर रहा है गलती से। और अगर आप ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं तो कई बार आपको पेचिश लग जाएगी और लूज मोशन हो जाएगी, क्योंकि आपने गट के मूवमेंट को बड़ी तेज़ी से बढ़ा दिया है। यानी कि आपका माइंड और आपका जो गट है वो एक सेंसेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और चौथा है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है और 2010 के बाद उसके ऊपर काम हो रहा है, वो है हमारा गट का बैक्टीरिया। हमारे पास 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, जो करीब करीब 20 लाख जीन्स को लिए घूम रहे हैं। और ये गट बैक्टीरिया
हमारे मूड को, हमारे माइंड को कंप्लीटली हैक कर रखा है इन्होंने। मैं आपको बहुत सारे रेफरेंस दे सकता हूँ। आपका गट का बैक्टीरिया ही ये तय करता है कि आपका इम्यून सिस्टम किस जगह पर रिएक्ट करे और किस जगह पर ना रिएक्ट करे। ये कैसे सर? ये मैं आपके साथ बताऊंगा। आपका गट का बैक्टीरिया ये तय करेगा कि आपके पास जो माइंड को स्वस्थ रखने वाले न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल हैं उनको कितना बनाना है। आपका सीरोटोनिन का 95% जो टोटल आपको आपकी बॉडी में चाहिए वह आपके गट में बनता है। अगर आपके रिश्ते नहीं ठीक हो रहे हैं और तलाक आने की लोगों की लाइफ में आ या ब्रेकअप हो रहे हैं या आजकल बच्चों का पेरेंट्स के साथ एम्पैथी उतनी नहीं चल रही है, याद रखिएगा उनके गट के अंदर पर्टिकुलर बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस रोटेरी बर्बाद हो चुका है। वो सिर्फ 4% लोगों के पास बचा हुआ है। आपका गट का बैक्टीरिया तय करता है कि आपके पास कितनी वाइटमिन्स बनेंगी। और अगर आप ये कहते हैं कि मुझे बार बार वाइटमिन्स की कमी पड़ रही है तो आपका गट बैक्टीरिया या तो अपनी पॉपुलेशन को खो चुका है या भूखा मर रहा है। इन चारों चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। इनके बारे में आपके साथ मैं कभी भी बात कर लूंगा, लेकिन अब वो क्वेश्चन आता है कि एसिडिटी की बात है। जब मैं एसिडिटी के बारे में पढ़ रहा था तो मैं बहुत जोर से हंसा। मैं इसलिए हंसा कि ये रिपोर्ट है, डॉक्टर्स भी जानते हैं कि 20-22 साल की उम्र के बाद हमारा जो गट का जो पेट में जो एसिड चाहिए हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी कमी पड़ने लगती है। और हम कह रहे हैं 50 साल का आदमी कह रहा है कि मैं तो भाई साहब, या 32 साल का आदमी कह रहा है कि मुझे एसिड बहुत बनता है और मैं एंटासिड खा रहा हूँ, और मैं हंसता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम्हें सिर्फ एक षड्यंत्र में घेर लिया गया है, तुम्हें इसकी रियलिटी का नहीं पता। अगर आप इस रियलिटी को जानना चाहते हैं तो आज आपकी आँख खुल सकती हैं। हम अधिकांश लोगों को हार्ट बर्न हो रहा है। पहले यूँ समझिए कि जो हमारे पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका pH वैल्यू 3 है। 3 बहुत है ये तो। ये इतना है कि जो आपकी कार की बैटरी का तेजाब होता है, हाँ, ये उतना ही pH वैल्यू रखता है। लेकिन ये सिर्फ आपके पेट की जो लाइनिंग है वही इसे झेल सकती है, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर भी नहीं और उसके नीचे भी नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप ये कह रहे हैं कि मुझे एसिडिटी है तो इससे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। वो ये है कि जब भी आप एसिडिटी या हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लेक्स कोई बीमारी को लिखवा कर लाते हैं डॉक्टर से, तो क्या होता है, जब भी आपके माइंड के अंदर तनाव होगा तो उस समय तनाव में आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में होंगे, और उस समय आपकी बॉडी और माइंड एक डिसीजन लेती है कि इस समय इस आदमी के लिए दौड़ना या लड़ना जरूरी है। और जो बॉडी का जो ब्लड है वो सबसे ज़्यादा कहाँ चाहिए, आंतों को चाहिए। वो सारा सबसे ज़्यादा ब्लड हमारा यूज होता है आंतों पर। और उसके बाद दूसरा नंबर है वो है आपकी फ्रंटल लोब, यानी कि आपकी जो सद्बुद्धि है वो यहाँ पर है। इसीलिए जब भी आप तनाव में हैं आपकी बुद्धि खराब हो जाती है, सोचने की क्षमता खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ से ब्लड हट गया। और जब भी आप तनाव में होते हैं तो आपके इस ब्लड को आपका माइंड और बॉडी ये मानता है कि इसे बाद में हैंडल कर लेंगे, अभी हम इस ब्लड को हाथों और पैरों में ले जाते हैं ताकि आदमी दौड़े या लड़े, और आपका जो ब्लड था वो हाथों से हटा लिया गया है। अब खुद सोचिएगा कि आपके जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत थी, आपको रोज़ाना ये जो दवाइयाँ थी वो दवाइयाँ हटा ली गई है, क्योंकि अब आपके पास पैसा नहीं, कहीं और लग रहा है, तो अब आपको साइड इफ़ेक्ट आएंगे। और ऐसे में जो आपके ईसोफेगस यानी कि जो आपकी खाने की नली है, जहाँ पर वो जुड़ती है आपके पेट के साथ, जहाँ पर एसिड है वहाँ पर एक वॉल है, ठीक है ना। वो वॉल इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपके पेट का कोई भी पार्ट जो आपके खाने का है, जहाँ जिसमें एसिड मिला हुआ है, वो ऊपर की तरफ नहीं आना चाहिए। लेकिन वो तभी मजबूत रह सकते हैं जब वहाँ पर पूरी तरह से ऑक्सीजन और ब्लड जा रहे। लेकिन जब आप तनाव में हैं रेगुलरली, तो ये जो वॉल है आपकी, शायद इसको स्पिंक्टर कहते हैं, हाँ, तो इसको स्पिंक्टर जो वॉल है बेसिकली ये कमज़ोर पड़ चुकी है। और ऐसे में जो आपका पेट है वहाँ पर उसको पूरी तरह से आपकी इस क्या कहते हैं कि तनाव के कारण उतना एसिड भी नहीं मिल रहा है, तो वो अपने खाने को रोक के रखा है। मान लीजिए 3 घंटे में आगे फेंकना था खाने को मिलाकर उसमें एसिड को, लेकिन अब वो एसिड मिल नहीं रहा है, तो वो क्या करता है कि उस एसिड को वहीं पेट में रखा हुआ है। इधर आपकी वॉल कमज़ोर पड़ चुकी है, तो वो आगे फेंकने की उसकी आदत नहीं है जब तक कि वो खाने को प्रॉपरली मिक्स नहीं करेगा। ये आपके पेट के सेंसर और माइंड के साथ जुड़े हुए हैं। राइट। अब वो क्या करता है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, और जैसे ही जाता है उसका 3 pH वैल्यू है, उसके लिए ये आपका ये पाइप बना ही नहीं है। वहाँ पर इतनी तेज सेंसेशन होती है कि आप कहते हैं मुझे एसिडिटी हो गई है। ये एसिडिटी नहीं हुई भाई, आपकी स्पिंक्टर्स जो वॉल है वो बर्बाद कर ली है, और उस पर जो आपका
एसिड के बगैर भी अगर जरा सा एसिड भी वहां लगेगा तो वो तो आपको जला देगा, और उसके बाद अल्सर हो जाएगा जलकर, और अल्सर के बाद कैंसर भी होता है लोगों को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इस किताब को पढ़ लीजिएगा, किताब का नाम भी मैं बता दूंगा, कोई सी भी पढ़ लीजिएगा। एसिड रिफ्लक्स सीवियर ये तो सिंपल है। और फिर आप क्या करते हैं, एंटासिड पीते हैं, और एंटासिड क्या करते हैं, इमीडिएटली आपकी सेंसेशन को या उस एसिड को और कम कर देते हैं। अब जैसे एसिड कम हो गया तो दो चीजें होगी। पहली चीज है कि अब आपका पेट जो है कंफ्यूज हो चुका है कि यार मुझे तो एसिड इसको मेरे पेट में अभी ये खाना है, मेरे पास ये खाना है, इससे मैं एसिड मुझे और चाहिए था, तो वो कंफ्यूज हो गया और वो और एसिड को फेंक रहा है, और एसिड बन रहा है। और वो एसिड और जो बन रहा है बेसिकली वो इसलिए बना था कि आपका सबसे पहले उतना एसिड बना ही नहीं था जितना आपके खाने को चाहिए था। एक उम्र के बाद कम होने लगता है। तो लेकिन आप मान लेते हैं आपके खाने को पचाने के लिए सबसे पहले 100 ml चाहिए था, लेकिन आप उम्र ऐसी आ गई है, आप तनाव में हैं, सिगरेट पीते हैं, सारे दिन बैठे रहते हैं, या आपकी बातें उठ पटांग चल रही हैं, और मान लेते हैं वो 70 ml निकल रहा है, तो 30 ml की कमी है। लेकिन तब तक वो 70 ml से जितना वो मिक्सर बना हुआ है वो जरा सा ऊपर लगेगा तो एकदम से आपको जलन होगी। तो आपने एकदम से एंटासिड पी लिया, एंटासिड ने क्या किया कि थोड़ी देर के लिए शांति दे दी, लेकिन पेट में अभी खाना जुका त्यों है। वो अब कितना निकालना चाहिए था उसे, सिर्फ 30 ml, लेकिन वो शुरू से निकालेगा 70, फिर 70-80 ml निकालेगा, और वो और ज्यादा पड़ेगा, और आप एक विशियस साइकिल में फंस चुके हैं। लेकिन आपको एक बात और बताऊं, यहाँ पर आप जो आपके जो बैक्टीरिया हैं, एंटासिड उनको भी बर्बाद करते हैं, यह अलग इंफॉर्मेशन है। लेकिन इससे भी ज़्यादा नुकसान मैं बताता हूँ। फिर अब जो आपके पास यहाँ पर प्रोटीन थी, जो आपकी एसिड की कमी के कारण कई बार उतना उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिला, और वो अपने प्रोटीन को नहीं पचा पाया या उतना मिक्स नहीं कर पाया, और वो आपकी छोटी आंत को दे देता है, और ये जो प्रोटीन आपने खाया था ये एक बीमारी को क्रिएट करता है जिसका नाम है सीफो, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। बेसिकली सीफो एंड सीबो के पास मैं अभी आ जाऊंगा। ये दो बीमारियां हैं जिन्हें आप लिए घूम रहे हैं। सीबो का मतलब है कि जब आपके गट के बैक्टीरिया खराब वाले अच्छे बैक्टीरिया की कमी के कारण आपकी बड़ी आंत से निकलकर 30 फीट ऊपर जाकर छोटी आंत में अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं, तो इस बीमारी को हम सीबो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। वो बैक्टीरिया जिनको यहाँ नहीं होना चाहिए था वो अपनी कॉलोनी बना चुके हैं। अब आप दो ही बीमारियों के शिकार हैं, सीबो एंड सीफो। और ये सीबो और सीफो क्या कर रहे हैं, आपके सेंसर को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी जो आंतों की मूवमेंट है वो भी ठीक नहीं है। आप कई बार कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो रहे हैं, तो कई बार डायरिया के, आप यहाँ से गैस के शिकार होंगे, और एसिडिटी के भी, फ्लैचुलेंस यानी कि पेट का फूलना, ब्लोटिंग से सारी चीज़ें होंगी। ये तो आपको पेट में दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपके पेट में सीबो और सीफो बनेगा, तो सीबो की एक खास बात होती है, जो बैड बैक्टीरिया हैं ये अपना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो आप इनकी स्किन में होता है, जिसको हम LPS कहते हैं। LPS की पूरी फॉर्म है लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। इनको हम एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं। और ये आपके ब्लड में एंटर करके आपकी आंतों से खाने के साथ आपके ब्लड में एंटर कर जाते हैं। अगर ये एंटर करने के बाद जिस अंग पर भी जाएंगे उसी को ये इन्फ्लेम्ड कर देंगे। जब आप ये कहते हैं कि मेरी स्किन में एक्जिमा हो गया, सोराइसिस होगी, मैं कहूँगा नहीं, आपकी स्किन इन्फ्लेम्ड है, क्योंकि LPS इस समय वहाँ पर जा चुके हैं। जब ये आपके फैट सेल को अटैक करने लगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च है बाकायदा, और रिसर्च करने वाले भी एक इंडियन डॉक्टर है जिनको अमेरिका में ओबेसिटी हेड बनाया गया है 2005 में। निखिल धुरंधर है उनका नाम, कभी भी गूगल कर लीजिएगा। किताब का नाम है द 10% ह्यूमन। आपका मोटापा पता क्या है, कई बार आप देखेंगे कुछ लोगों को कि वो मोटे हो गए हैं यहाँ से, बाकी अंगों से भी, और वो ये कहते हैं कि यार मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ फिर भी हो रहा हूँ, मेरा वेट ही नहीं घटता। एक टाइम घट गया, उसके बाद घट ही नहीं रहा। पता है वहां पर वो वेट क्यों नहीं घट रहा? वो इसलिए नहीं घट रहा है कि जब आपका जो LPS है, जो एंडोटॉक्सिन्स हैं, जो आपके अंदर जो टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं, जो बैक्टीरिया पैदा कर रहे हैं, ये टॉक्सिन्स जब आपकी फैट सेल को अटैक करते हैं, जब ये टॉक्सिन्स आपकी फैट सेल को अटैक करते हैं, तो आपकी फैट सेल्स इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। उस इन्फ्लेमेशन को लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम अपनी वाइट ब्लड सेल्स को वहां भेजता है। हाँ जी। और आपकी फैट सेल्स उन वाइट ब्लड सेल्स से भरी हुई हैं, फैट से नहीं भरी हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप
आप पहला ही चैप्टर एवरी डिजीज स्टार्ट्स विद योर गट एंड माइंड, ये चैप्टर है द 10% ह्यूमन नाम की किताब में, जिसमें निखिल धुरंधर ने ये पाया है कि हमारी ओबेसिटी बैक्टीरियल डिजीज है, कैलोरी डिजीज नहीं है, जेनेटिक डिजीज नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मेरे जीन, मेरे माताजी भी मोटी थी, मेरे पिताजी मोटे थे, उनको कर्ज मत करिएगा। आपको पता है कि जो मोटापे वाली जीन है आपके अंदर और जो पतला रखने वाली जीन है, इन दोनों के बीच में सिर्फ 8 किलो का फर्क है। अगर आप मैक्सिमम मोटे हो सकते हैं तो 8 किलो हो सकते हैं, लेकिन लोगों का यहाँ क्या हाल हो रहा है, 40 पाउंड फालतू हैं। तो इसका मतलब है जेनेटिक बीमारी नहीं है। उसमें यह भी तय कर दिया गया है, वो पूरे के पूरे मुझे मालूम है, वो स्टोरी लंबी हो जाएगी बताते हो कि ये कैलोरी की डिजीज नहीं है। आपके गांव में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत खाना खाते हैं। मैं गर्व से कह सकता हूँ मेरे गांव में ऐसे लोग हैं, मेरे बड़े भाई हैं, पर वो मोटे ही नहीं होते। वो मोटे ही नहीं होते। मैं भी उन्हीं में से हूँ। उनमें 70, उनका आज तक भी 70 kg वेट है। मेरे बड़े भाई है 6 फीट 2 इंच के, और वो इतना मीठा खाते हैं। जो मैं अपने बड़े भाई की बात कर रहा हूँ, ही टेक्स लॉट ऑफ घी, ही टेक्स लॉट ऑफ मिल्क। हरियाणा के लोग देख लीजिए सर, कहाँ मोटे होते हैं, क्योंकि याद रखिए खाते हैं। हाँ ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कुछ नहीं खा रहे हैं, उनका मोटापा नहीं जा रहा। याद रखिएगा ये कैलोरी की डिजीज नहीं है। आपको ये बताया जा रहा है कि ईट लेस वॉक मोर, ये फॉर्मूला फेल हो चुका है, लेकिन आज इसी फॉर्मूले पे अभी भी ठीक कर रहे हो आप मोटापे को। अरे भाई मोटापा आपके इम्यून सिस्टम की डिजीज है। कई बार वो बैक्टीरिया आपकी इम्यून से फैट सेल को बर्बाद कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है? पता ही नहीं तो सर सोचेंगे कैसे। इसलिए समझने की कोशिश करिएगा कि जो आपके अगर बाल गिर रहे हैं समय से पहले, स्पेशली लेडीज के, तो समझ लीजिए आप सीफो के पेशेंट हैं। सीफो के। और आपको याद रखिएगा, इसमें आपको मन करेगा हमेशा मीठा खाने को, आइसक्रीम खाने को, कई बार मन करेगा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने को, कि आज तो पिज्जा हो जाए, आज तो बर्गर हो जाए। और याद रखिएगा ये आपकी क्रेविंग नहीं है, ये क्रेविंग आपके सीफो की और सीबो की है। वो ये कहे कि लाइए मेरे लिए मीठा, और आप कहते हैं हाँ ला रही हूँ मेरे आका। और वो जैसे ही उनको मीठा मिलता है दे मल्टीप्लाई, और उन्होंने अपनी कॉलोनी वहाँ बना ली जहाँ को वो बिलोंग नहीं करते थे। पहला रूल है कि आप इन सीबों से पीछा छुड़ाइए। आपको स्किन डिजीज होनी है, आपको इन्फ्लेम्ड बॉडी रहनी है। और अगर ये एलपीएस आपके ब्रेन में चले गए और आपकी ब्रेन सेल्स को इन्फ्लेम्ड करना शुरू कर दिया, यही है बीमारी जिसका नाम डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और पार्किंसन और आपके मूड स्विंग जो हो रहा है। हमें इनको समझना होगा। और इनका मतलब ये नहीं है कि ये बच्चों में तब होगा, ये बड़े हो जाएंगे, नहीं, उनको हो चुका है। रात के 2-2 बजे आजकल हमारे यूथ और हमारे बच्चे रात के 2 बजे डिफरेंट ऐप को यूज करके खाना मंगा रहे हैं, रात को 11 बजे खाना मंगा रहे हैं। उन्हें काम ही नहीं चल रहा जब तक कि वो ब्राउनी नहीं खाएंगे या आइसक्रीम नहीं खाएंगे, बिकॉज दे आर द पेशेंट ऑफ इट। लेकिन हम कहाँ हैं? हम लक्षणों के साथ लड़ रहे हैं। सर वो मुझे ना स्टूल नहीं आता। अरे भाई तू इसके परे जा, ये लक्षण है। और हम बिना मतलब के चूर्ण खाकर अपनी ग्लैंड्स को, अपने सेंसर को कंप्लीटली नंब करते जा रहे हैं। सही बात तो ये है कि अगर मैं आपसे कहूं आपके गट को कोई दवाई चाहिए ही नहीं, उनके पास ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो आपके गट को ठीक करे। आपके गट को सिर्फ एक चीज चाहिए, आराम, और दूसरी चीज चाहिए कि यहां से कोई भी सेंसेशन उसे ऐसी ना जाए कि वो रिएक्ट करने पर मजबूर हो जाए, जिसे हम गट सेंसेशन और गट रिएक्शन कहते हैं। सर ये 2 शब्द आपने इस्तेमाल किए, गट रिएक्शन एंड गट सेंसेशन, ये क्या है? अगर आप इनको समझ लें तो आप इमीडिएटली सभी बीमारियों को ही ठीक नहीं करेंगे, बल्कि आप सचमुच में वेल्थ के मैनिफेस्टेशन को एंजॉय करने लगेंगी। आपके अपने डिसीजन बहुत बेहतर होंगे। अपनी फैमिली के, मैरिड लाइफ के, करियर के, पैसे के, हैप्पीनेस के, इवन आपकी जो खाने की आदतें हैं, ओसीडी, ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, इनकी मेरे पास कंप्लीट रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट का मतलब है कि मेरे पास स्टडी हैं जो डॉक्टर्स ने लिखी हुई हैं। अगर आप गट सेंसेशन और गट रिएक्शन को समझ लें, जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं, आपके जो सेंसर हैं गट के, वो सेंस कर लेते हैं कि इसमें मेरे लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन आप जीभ के गुलाम हैं, ठीक है ना, आप अपने टेस्ट के गुलाम हैं। हमारे यहाँ खाना क्यों खाया जाता है? टेस्टी है। मैं पहले खाने में देखता हूँ क्या ये मुझे एनर्जी देगा, क्या ये मेरे बैक्टीरिया को खाना दे रहा है, क्या ये मुझे ताकत देगा, तो ये मेरे लिए खाना है। टेस्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सच कह रहा हूँ।
मैंने अपनी जीभ के 10,000 सेंसर को मैंने कह रखा कि यू कैन लीव दिस प्लेस, आप छोड़ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास 60 ट्रिलियन सेल्स हैं और 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं, मैं उनका ध्यान रखूँगा। तो पहला काम आप क्या करते हैं कि जैसे कुछ भी खाना खाते हैं तो आपका पेट अगर उसके साथ खुश नहीं है तो एक सेंसेशन आपकी वेगस नर्व से आपके माइंड को देता है दैट आई एम नॉट ओके हियर एंड गिव मी द डिसीजन। अच्छा, decision। अब आपका ब्रेन के एकदम से डिसीजन देता है कि भाई एक काम करो, खाना अगर खराब आ गया है तो या तो तुम इसकी मूवमेंट को रोक दो, तो अब आपको कॉन्स्टिपेशन पड़ेगा। जो खाना आज खाया था 72 आवर्स के बाद भी वो वहीं पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, क्योंकि वहाँ उसके लिए मूवमेंट ही नहीं है। या वो ये कहेगा इससे वॉमिट करो, तो आपकी छोटी आंत से भी बाहर आ जाएगा कई बार खाना। या फिर वो कहेगा कि मुझे नहीं पता, जो वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अब आप गट रिएक्ट करेगा, वो आपकी कई बार मरोड़ करेगा, कई बार वो आपको फ्लैचुलेंस करेगा, कई बार ब्लोटिंग करेगा, कई बार एसिडिटी बढ़ाएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आपने अपने गट के कंफ्यूजन को, जो वो रिएक्शन के रूप में दे रहा है, उसे नहीं पढ़ा, जो उसने लक्षण दिए हैं उसको पढ़ा, बस उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप लक्षणों को ठीक करने को ही ट्रीटमेंट कह रहे हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं है। वो हर बार रोजाना एक ही जगह से आग उठ रही है तो आप आग बुझा रहे हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये आग लग क्यों रही है, तो आप देखते हैं कि यहाँ से तो हमारा जो गैस का पाइप था वो फटा हुआ है, तो उसे ठीक नहीं कर रहे हैं। बस आप रोजाना आग बुझाते हैं और उसी अर्जेंट सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब आप अपनी गट की सेंसेशन और गट की रिएक्शन को बार बार मारने लगते हैं ना, तो जो एक दिन गट आपको बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रहा था, या तो वो देता नहीं है या फिर आप पढ़ नहीं पाते हैं। और जितने भी आपके बेस्ट डिसीजंस हैं वो याद रखिएगा माइंड से नहीं आते, वो आपके गट से आते हैं। इसलिए आप अपने गट को बचाए रखें। राइट। सीबो और सीफो की जो आपने बात कही सर, ये इस बीमारी से कैसे हम निपट सकते हैं? सबसे पहली बात है, यहाँ पर सिर्फ तीन चार चीज़ों को कर लीजिएगा। पहली चीज़ होती है कि पहला हमारा काम होता है स्टार्व देम टू डेथ, यानी कि उनको भूखा मार के मारो। दूसरा है किल देम, उनको मारो, ठीक है ना। तीसरा है कि इनके अगेंस्ट एक कैंडिडेट खड़ा कर दो जो इनको मारने के लिए बने हुए हैं। तीसरा वाला ज्यादा अच्छा है। तीसरे वाला ज्यादा अच्छा है ना। नहीं, तीनों ही आप कर सकती हैं। तीसरे वाले से शुरू करें। हाँ। तो याद रखिएगा, हमारे पास गुड और बैड बैक्टीरिया का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। हाँ जी। ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमारे पास 80% गुड बैक्टीरिया होने चाहिए, जिनमें दो बड़ी पॉपुलर प्रजातियां हमारे पास हैं। ठीक है ना। एक है बिफिडोबैक्टीरियम और एक है लैक्टोबैसिलस। ठीक है ना। इनकी डिफरेंट सब जातियां हैं, लेकिन ये दो मेन जातियां हैं। एक जाति प्रजाति मिलती है, वो भी बिफिडोबैक्टीरियम में आती है, अकरमेंसिया, वो छोटी आंत में पाया जाता है, जो बेसिकली हमारी छोटी आंत के पंक्चर को, लीक को ठीक करता है। एनीवे, तो पहला काम है कि जब आप अपने सिम्बियोसिस को खो देते हो, तो हमारी छोटी जो हमारे बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया, वो अपनी पॉपुलेशन को अगर खो दें और उधर बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाए परसेंटेज वाइज, मान लेते हैं वो 80-20 की जगह 70-30 हो गए, तो अब इसको हम, जो बीमारी का नाम होता है, इसका नाम है डिसबायोसिस। डिसबायोसिस सिम्बियोसिस का उल्टा है। डिसबायोसिस का मतलब है कि अब आपके जो बैड बैक्टीरिया हैं वो बड़े ज़्यादा हो चुके हैं। तो वो क्या करते हैं, आपकी बड़ी आंत में ये सब बैक्टीरिया होते हैं, वो गुड बैक्टीरिया से हारते नहीं हैं और वो अपनी ट्रेवल शुरू करते हैं ऊपर की तरफ, और वो आपके छोटी आंत में आ जाते हैं, अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि अब आपको अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना होगा। जो मैं लगातार कह रहा हूँ कि भाई आप अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ाइए। ना आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, ना आपको ऑटो इम्यून की डिजीज़ है, ना आपको विटामिन की कमी है, ना ही आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट होगा, ना ही आपको दूसरी प्रॉब्लम आ रही है जितने भी ये दिखाई दे रही हैं आपकी बॉडी में। तो क्या प्रोबायोटिक खाना शुरू? तो आप प्रोबायोटिक खाइए उसमें, और प्रोबायोटिक के साथ जरूरी है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब है वो फूड जो आपके इन गुड बैक्टीरिया के लिए जरूरी है। कमाल की बात यह है, दही तो प्रीबायोटिक माना जाता है, प्रीबायोटिक नहीं है। अच्छा। प्रीबायोटिक वो फूड है, जो वो फाइबर है जो आपकी आंतों में नहीं पचता, नहीं आपके पेट के एसिड में पचता है, और वो एज इट इज़ आपके बड़ी आंत में जाता है, जिन्हें ये
आपके गट के बैक्टीरिया खाते हैं और आपको थैंक यू बोलते हैं। क्या है सर? अगर आप, मैं बताऊं, अगर आप उम्र को लंबी करना चाहती हो तो गट के बैक्टीरिया से इसका सीधा संबंध है। बताऊं कैसे? आपकी जो उम्र की जो लंबाई है वह आपके माइंड की सोच पर डिपेंड करती है, और माइंड कितना बढ़िया इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी को दे रहा है। और माइंड को इस काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर केमिकल की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है BDNF, ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। इसकी कमी पड़ गई है। इसकी कमी के कारण हमारा जो है ब्रेन मरने लगता है या ब्रेन सेल्स मरने लगती है। तो जितना आपके पास BDNF ज़्यादा होगा उतना ही आप ज़्यादा यंग रहेंगे माइंड से, और उतना ही ब्रेन से भी आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आपका इवन ब्रेन साइज भी कम नहीं होगा बुढ़ापे में भी। आप बढ़िया मैसेज देंगे बॉडी को और आपका जेनेटिक लेवल बढ़िया रहेगा। लेकिन आपको पता है इस BDNF को बनाने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए। क्या? दैट इज़ कॉल्ड ब्यूटी रेट। ब्यूटी रेट? ब्यूटी रेट नाम का एक, ब्यूटी रेट, अच्छा, हाँ, शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। शॉर्ट चेन SCFA कहते हैं। पता है इसे कौन बनाता है? इसे आपके गुड बैक्टीरिया बनाते हैं। और गुड बैक्टीरिया किससे बनाते हैं? जो फाइबर आप खाते हैं। हमारे पता है हमारे जो बाप दादा थे उनका फाइबर कितना था पर डे की इनटेक? 150 मिलीग्राम। आपका कितना है मैं बताऊं? बहुत लेस देन 14 ग्राम। सही कह रहे हैं। यानी कि आप 10% खाना दे रहे हैं अपने बैक्टीरिया को, और आप अपने गट को 30% ज़्यादा कैलोरी दे रहे हैं जो आपकी मदर और दादी ने खाया था। आपको पता है कि अगर आपके पेट में जो बैड बैक्टीरिया जिसका नाम है फर्मीक्यूट नाम का बैक्टीरिया है, अगर आप 100 कैलोरी फूड खा रहे हैं तो पता है वो क्या करेगा? वो उसमें से 110 कैलोरी आपको देगा, और आप एक साल में 3 किलो वजन बढ़ा कर ही पीछा छुड़ाएंगे, आप चाहे कुछ भी कम से कम खा लें। लेकिन वहीं पर दूसरा बैक्टीरिया है बिफिडोबैक्टीरियम, ठीक है ना? अगर वो आपका बढ़ गया तो वो आपकी 100 जो कैलोरी खाई है उसमें से वो देगा ही आपको सिर्फ 80, और आप स्लिम रहेंगे। यही तो फर्क है जो गांव के लोग कई बार आपको बड़े यूनिकली हेल्दी मिलते हैं। यही बैक्टीरिया तय करते हैं कि आपको मीट खाने से आपका हार्ट खराब होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं उनका बिल्कुल खराब नहीं होता। हाँ। और कुछ लोगों को कहता है कि यार मेरी तो आर्टरीज भर गई हैं, क्योंकि कैलोरीज कम देते होंगे। नहीं, वहाँ पर एक अलग तरह का बैक्टीरिया है जो ये तय करता है कि आपको TMAO नाम का जो प्रोटीन है वो कितना दे। और TMAO जिसका नाम है ट्राई मिथाइल N ऑक्साइड, ठीक है ना, ये तय करता है कि आपके आर्टरीज में कितना प्लैक बनेगा, कितना ब्लॉकेज बनेगी। यानी कि ये तय कर रहा है आपके गट का बैक्टीरिया। तो जो सीबो है इसका पहला काम है, और सीफो का पहला काम है कि आप सबसे पहला काम करेंगे कि शुगर को रोक देंगे। शुगर रोक देंगे? हाँ। अगर आप मेरे कहने से सिर्फ 45 दिन के लिए शुगर को रोक दें तो वैसे भी चौथे या 5वें दिन के बाद आपकी शुगर की क्रेविंग खत्म हो जाती है। 5 दिन के बाद क्रेविंग नहीं रहती। मुझे कोई क्रेविंग नहीं शुगर की, जबकि मैं एक मीठा खाने वाला व्यक्ति माना जाता था। मैं उस जिले से आता हूँ जिसका नाम है शुगर सिटी है, मुजफ्फरनगर। अच्छा। जिस पर हम बारात में भी, जब घर में भी लड्डू खाने के बाद गुड़ जरूर मांगते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये देखा कि 5 दिन के बाद आपकी बॉडी अपना शुगर उतना बना लेती है जितनी उसको ज़रूरत है। और जब आपकी बॉडी के पास जितनी शुगर की ज़रूरत है आपने बना लिया, उसने बना लिया आपके खाने से, तो आपको डिमांड नहीं करेगा। फिर आपको डिमांड कौन कर रहा है? सीबो एंड सीफो। तो आपको उसको रोकना है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं सर वो नहीं रुक रही है, तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। आप अपने घर में मौसम्बी रखें, ठीक है, मौसम्बी को खाएं। उसमें फाइबर जो है वो फाइबर जो है छोटी आंतों में बड़ी आंत में गुड बैक्टीरिया के लिए अमृत है, लेकिन जो फाइबर है वह इन बैड बैक्टीरिया के लिए जहर है। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। आप खूब फाइबर खाइए। लेकिन आप क्या करते हैं? संडे टू संडे एक बार तो पिज़्ज़ा बाहर बनता है, और फिर ट्यूसडे वेंसडे को एक बार घर पर भी बनता है, ठीक है ना। और आप इतना जंक फूड खा रहे हैं जो है, जिसका नाम ही जंक है, जो गुड बैक्टीरिया के लिए जहर है, और बैड बैक्टीरिया जो आपके दुश्मन हैं उनके लिए वो गुड है, उनको आप फीड कर रहे हैं। तो पहला काम ये करें। ठीक है। दूसरा काम सीबो और सीफो को मारने के लिए करें, वो है एक ऐसी चीज़ जो आपके घर में है, जिसे रोज़ मैं सुबह 4 बजे उठकर अपने हाथ से ही बनाता हूँ, और मुझे मालूम है कि हर घूंट के साथ मेरा सीबो ख़त्म हो रहा होगा। क्या? लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, वो फ्री की चीज़ है। तो अच्छी बात है ये तो।
कई बार जब आप उसे लेते हैं, मैं भी एक वीडियो देख रहा था, अचानक इंस्टाग्राम पर आ गई, उसने कहा कि इसकी चाय पीजिए तो एकदम से आपके घुटनों का दर्द समाप्त हो जाएगा, आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे, ठीक है ना, आपकी स्किन भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपको एक चीज बताऊं मैं, कई बार लोग कहते हैं कि हल्दी खाने से आपके शरीर का दर्द खत्म हो जाता है। हाँ जी, रोज बोलते हैं ना गांव में, हरियाणा में तो बहुत बोला जाता है। बिल्कुल, एंटीबायोटिक होती है, दूध में मिला के पूरी दी जाती है बकायदा। इसमें कर्क्यूमिन नाम का एक एक एलिमेंट होता है। आपको पता है कि आपका जो कर्क्यूमिन है वो आपके सिस्टम में जाता ही नहीं, वो पेट में जाता है और पेट से ही बाहर निकल जाता है हाथों से, वो आपके ब्लड में ही नहीं जाता है। फिर वो आप ठीक कैसे करता है? अब्सॉर्ब नहीं करती है नहीं, इंटेस्टाइनों से? 100%। मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर विलियम डेविस की किताब है, पेज नंबर 102, सुपर गट किताब का नाम है, पढ़ लीजिएगा। 1% आधा परसेंट भी आपके ब्लड में नहीं जाता, और फिर वो आपको हील कैसे कर देता है, मैं मैजिक बताऊं? और ये मैजिक जानना ही तो हमारी मिनिमम चीज है कि आप अगर अपने डॉक्टर नहीं है तो आप गलती कर रहे हैं। तो अब आपका सवाल उठता है कि यार अगर हम हल्दी के कर्क्यूमिन को अपने ब्लड में एंटर ही नहीं करने दे रहे, या हमारा ब्लड उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, या हमारे हाथों से ही वो बाहर निकल रहा है, तो हमारी बॉडी के, हमारे जोड़ों के दर्द को कैसे ठीक कर देता है, या फिर हमारी बीमारियों को ठीक कैसे करता है? हाँ, मतलब साइंटिफिकली तो सर लॉजिकल नहीं लग रहा है कि जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ब्लड में नहीं मिलेगा, तब तक कैसे वो कोई चीज को हील करेगा। हाँ, तो जैसे ही मैंने उस किताब को पढ़ा, विलियम डेविस की बड़ी पॉपुलर बुक है सुपर गट, और उसकी दूसरी किताब भी है ग्रेन ब्रेन, तो मैंने उसमें चौंकाने वाली चीज पढ़ी। उन्होंने कहा कि होता यह है कि जब आप हल्दी को लेते हैं, कर्क्यूमिन को लेते हैं, तो कर्क्यूमिन जो है 2 काम करती है। पहला काम ये करती है कि जहां से लीक हो रहा था आपका LPS एंडोटॉक्सिन्स, उस जगह को वो रिपेयर करती है। और दूसरा काम है कि इस एंडोटॉक्सिन्स की जो मारक क्षमता है, नुकसान करने वाली जो कैपेबिलिटी है, उसे वो जीरो कर देती है। और पता है उतनी देर में आपकी बॉडी रिकवर कर लेती है। यानी कि आपकी बॉडी के पास कितनी फास्ट स्पीड है अपने आप को रिकवर करने की, अगर आप सिर्फ और उसको अपनी बॉडी को टॉक्सिन्स देना बंद कर दें। ये मेरा बिलीफ था कि यार मैं तो अपने बालों को बचा सकता हूँ, मेरा जो इतना बुढ़ापा आ चुका है इस 65 साल की उम्र में, उसे मैं रिपेयर कर सकता हूँ, मैं एक बार फिर अपनी ग्लैंड्स को, अपने सभी अंगों को उसी ऑप्टिमम लेवल पर ला सकता हूँ। इतना ही तो करना है कि मुझे अपने टॉक्सिन्स को अपने ब्रेन तक, अपनी बॉडी तक नहीं जाने देना है। तो याद रखिएगा, सुबह उठकर मैं जो काम करता हूं, मैं एक ही काम करता हूं, और वो ये है कि मैं हल्दी की चाय बनाता हूं, थोड़ी सी जो गांठ वाली हल्दी होती है, उसमें थोड़ा सा अश्वगंधा के भी टुकड़े डाल देता हूं, थोड़ा सा अदरक भी डाल देता हूं, और उस गर्म पानी को पीता हूं। मुझे पता है कि खाली पेट इस समय ये सारे के सारे सीबों को और सीफों को मार रहा होगा। ये दूसरा काम करता हूं। तीसरा काम आप ये करिए कि आप फास्टिंग रखिए। जब आप कुछ भी नहीं खाते हैं तो उस समय आप बेसिकली 2 काम करते हैं। एक कि आपका सीबो और सीफो जो है आपकी फास्टिंग में अपनी पावर को ख़त्म करने लगता है, और जब आप फास्टिंग करते हैं आपके गुड बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करते हैं, उन्हें वही माहौल चाहिए। इसीलिए जब आप देखेंगे कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप बहुत हल्के फील करते हैं पेट पर। और कई बार अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसा लगता है कि जब कुछ नहीं खाया है तो आपका जो स्टूल फॉर्मेशन है और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय आपके मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं आपके गुड बैक्टीरिया। जो हमारा स्टूल होता है उसमें 60% to 70% वो गुड बैक्टीरिया हैं जो बाहर आते हैं। और चौथी चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगी। अगर आप अपने इन सीबो और सीफो को ठीक करना चाहते हैं तो आपकी आंतों में एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है। एक होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इस तरह से हर टाइम वो चलता रहता है, आपके खाने को आगे धकेलता है। लेकिन जब आप शाम का खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आपके पेट से वो खाना छोटी आंत में चला जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे चला जाता है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 4 आवर्स। कई बार वो इससे कम भी लेता है अगर आपने हल्का खाना खाया है। इसीलिए शाम का खाना या तो छोड़ दो या खाना ही खाओ मत, या तो छोड़ दो या हल्का खाओ, ठीक है ना। तो क्या करती है उस समय आपका माइंड और आपकी आंतें हाउस कीपिंग की तरह क्लीनिंग करती हैं। वो क्या करते हैं कि पीछे से आपकी छोटी आंत पूरी तरह से टाइट हो जाएगी, और वहाँ जो भी चीज़ थी वो आगे धकेल देगी, और यहाँ से फिर आगे तक वो पूरी तरह से उसे टाइट करके इस मटेरियल को आगे फेंक देगी। और ये 90 मिनट में एक साइकिल चलता है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप नेक्स्ट मील नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप समय से खाना खा रहे हैं, कई बार लोग कहते हैं ना कि यार जल्दी खाना खाओ और सोने से पहले कम से कम आप खाने को निपटाकर 2 घंटे पहले खा लें, तो उस समय आपका पेट जो है करीब रात के 1 बजे या 2 बजे एक मूवमेंट को शुरू करेगा। लेकिन गड़बड़ क्या करते हैं कि आप सुबह 6 बजे उठे और आप कहते हैं मैं बेड टी पीऊंगा। अब उसमें दूध भी है,
जो आपके लिए नहीं बना, उसमें आपकी रिफाइंड शुगर भी है जो आपके लिए नहीं बनी, उसमें वो चाय की पत्ती भी है जो शायद आपके सेंसर्स को पसंद नहीं आएगी और अननेसेसरी अब आपके पेट में एक पूरा फूड चला गया है और आपका गट एकदम से सेंसेशन देगा आपके ब्रेन को कि मेरे पास नया कस्टमर आ चुका है। तो ब्रेन कहेगा फिर इस मोमेंट को बंद कर दो जो आपकी हीलिंग मोमेंट था। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि सुबह का नाश्ता छोड़ के देखो आप, और आप ये कहते हो कि नहीं राजा की तरह खाओ। अरे भाई राजा की तरह खा लेते, जब आप राजा की तरह खाते तो उस पूरे माहौल को भी आपको देखना होगा। आपकी सोयल खराब हो चुकी है, यानी कि आपका जो गट के अंदर बैक्टीरिया वो आपकी सोयल है, वह आपकी जमीन है। उस जमीन पर तो दम रहा नहीं और वहां पर आप, अरे भाई गोवा में ही तो काजू के बाग लगाओगे, आप मेरठ में थोड़े लगाओगे, वहां नहीं होंगे। तो आप कह रहे कि पहले भी तो खाया करते थे। अरे भाई मेरे फादर और मेरे दादा के पेट में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया थे जिनकी पॉपुलेशन की जो स्पीसीज थी, जो प्रजातियां थी वो 10,000 थी, और अब आज 1600, बस 1600 हैं और उनको भी पूरा नहीं कर रहे हैं हम। और ये 1600 प्रजातियां जब भूखी मरती हैं, ये इन्हें कार्बोहाइड्रेट चाहिए खाने के लिए, वह आपकी आंतों की लाइनिंग को खाने लगती हैं और इन्हें जीना रहे, आपके लिए जी रहे हैं ये, पर इनको आप खाना ही नहीं दे रहे। इस समय अगर आप एक महिला हैं तो आपके पास कम से कम 35 ग्राम फाइबर आपके पास होना चाहिए। एक एप्पल में 3 से 4 ग्राम फाइबर होता है बस। तो अब आपको फाइबर कहाँ से लेना है देखो, वो अपने आप देखना पड़ेगा, मैं भी कहीं बता सकता हूं। दूसरा काम यह है कि अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको कम से कम 40 से 45 ग्राम फाइबर मिनिमम खाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप अपने लिए एक सेल्फ सबोटाज, स्वयं के प्रति एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि आप आओ मुझे अटैक करो, बीमारियों को कह रहे हैं, आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। आप रोजाना अपने बैक्टीरिया पे काम करें। मैं दिन में 3 बार कांजी पीता हूं, प्रोबायोटिक। आज अब तक जब मैं इस पॉडकास्ट को कर रहा हूं शाम नहीं हुई है, शाम का खाना मेरा करीब नहीं हो चुका है, लेकिन मैं 2 बार प्रोबायोटिक ले चुका हूं और 1 बार प्रीबायोटिक ले चुका हूं और मेरी एनर्जी वहीं से आती है। प्रीबायोटिक क्या है? प्रीबायोटिक का मतलब वह फूड जो आपको फाइबर दे। अच्छा, फाइबर। सैलड है आपकी बेक्स्ट है, फ्लैक्सीड है। अगर इससे भी आगे जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ रही हैं जहां से आपको रेडीमेड प्रीबायोटिक पाउडर मिल जाएगा। एक सर्विंग में आपको 8 से 10 ग्राम मिल जाएगा, 12 ग्राम मिल जाएगा। बाकी चीज़ें आप अपने खाने से भी ले रहे हो। सैलेड खाइए, फ्रूट्स खाइए सीजन के, ठीक है ना, फ्लैक्स सीड खाइए, चिया सीड खाइए, पंपकिन सीड खाइए, जितने भी सीड है वो आपको देंगे। आपकी नट्स हैं वो भी आपको उतना प्रीबायोटिक देंगे। अगर ये प्रीबायोटिक आप नहीं दे रहे हैं तो आप अपने अंदर जीवित रखने वाले बैक्टीरिया को मार रहे हैं। और याद रखिएगा, हम कभी भी जीवित नहीं रह सकते अगर हमारे पास बैक्टीरिया नहीं है तो इस तरह से आप सीबो और सीफो से पीछा छुड़ाइए और आपके बाल भी बढ़िया होंगे और आपकी स्किन भी, एनर्जी भी, और आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ऐसा चलेगा मानो वो आपके साथ आपकी हर कमांड को मान रहा है। आपके सेंसर काम करना शुरू कर देंगे। आपकी लीक जो हो चुकी है, गट जहाँ पंचर हो चुके हैं, वो जुड़ने शुरू हो जाएंगे। और अदरवाइज ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, आप खाते रहिए स्टेरॉइड्स। सर, शुगर का तो आप बता चुके हैं कि शुगर बिल्कुल ही आप बंद कर दीजिए। और कौन कौन सी चीज़ है, क्योंकि मैं आजकल आटे के बारे में बहुत सुन रही हूँ कि भाई व्हीट बिल्कुल मत खाओ आप। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये यद्यपि मुझसे बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे और वो एक ही सवाल पूछते हैं मैं क्या खाऊं, और जब मैं उन्हें गिनाता हूं तो माथा पकड़ लेते हैं। चीज़ें अभी भी खाने के लिए हैं। अगर आप व्हीट खा रहे हैं तो आप 3-4 काम कर रहे हैं। पहला काम ये कर रहे हैं कि व्हीट का जो ग्लूटन है, जिसमें मेन पार्ट है ग्लाइडिन और ग्लूटेनिन नाम की जो दो प्रोटीन मिलते हैं, वह आपकी आंतों से आपके ब्रेन में जाते हैं, वह आपकी पूरी बॉडी में जाते हैं। तो मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला काम ये करते हैं कि जो आपके गट के जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए ये ग्लूटन नहीं बना है। नंबर 2, आपके जो इतने भी सीबो और सीफो है उसको बढ़ावा देते हैं। तीसरा ये है कि जो आपके आप कह सकते हैं कि इसका ग्लिसेमिक इंडेक्स 73 है, बहुत ज़्यादा है। ग्लूकोज का 100 होता है, यानी कि ग्लिसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि ग्लूकोज 100 होता है। तो आप ये समझिए कि 1 चम्मच गेहूं का आटा और 1 चम्मच चीनी, सबसे ज़्यादा शुगर कौन बनाएगा इन दोनों में? तो लोग कहते हैं अक्सर शुगर, नहीं, गेहूं का आटा, क्योंकि गेहूं के आटे का ग्लिसेमिक इंडेक्स 73 है।
और ये 73 जो ग्लूकोज लेवल आप जा रहा है, जब ये आपकी बॉडी में जाता है तो ये आपकी बॉडी की जो प्रोटीन है, मान लेते हैं आपकी बालों की प्रोटीन है बायोटिन, आपकी स्किन की प्रोटीन है कोलाजन, आपकी आपके आपके आई मीन मसल्स की प्रोटीन है एक्टिन, राइट। तो ये उस प्रोटीन के साथ मिक्स होना शुरू कर देता है और इसको हम कहते हैं ग्लूकोज प्रोटीन लिंक। यानी कि अब आपके पास एक मॉलिक्यूल बन गया है, प्रोटीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। पता है इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है पूरा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है AGE और इसकी पूरी फॉर्म है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ये जो लिंक आई मीन जो ये मॉलिक्यूल बना है जिसका नाम है प्रोटीन एंड ग्लूकोज मीन मॉलिक्यूल, यह आपके शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान करता है जिस अंग पर भी ये होता है। मान लेते हैं ये आपके बायोटिन के साथ जुड़ना शुरू कर दिया इसने, तो ये आपकी उस समय आपकी जितनी भी बायोटिन है उसको बर्बाद करना शुरू कर देगा, आपके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। अगर ये स्किन की सेल्स के साथ काम कर रहा है तो आपकी स्किन ढीली और आपके पास बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा। मैं 1 साल से अपने इस चीज़ को छोड़ चुका हूँ, अभी वो बदलाव आना बाकी है। कई बार लोग कहेंगे तुम भी तो बूढ़े दिखाई दे रहे हो। हाँ, मैंने बहुत गलती करी, पर अगर मैं चीज़ों को ही अब सीख रहा हूँ, जब मुझे किसी ने पढ़ाई नहीं तो ये गलती मेरी नहीं है, अब मैंने सीखना शुरू कर दिया। याद रखिएगा ये एज जो है यह आपके लिए परमानेंट नुकसान करता है। जो एज जो एंड प्रोडक्ट है, पहले इसलिए आप गेहूं को छोड़िए, यह आपके गट के लिए भी गलत है और यह आपके सारे के सारे सिस्टम के लिए गलत है। आप कहेंगे पहले लोग भी तो खाते थे, ये मेरे बहुत सारे लोग कहेंगे भाई पहले जो गेहूं था ना मेरे गांव में, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं आज भी गन्ने का पेमेंट लेने जाता हूं, मैं होली पर भी अपने ईख को देख कर आया हूं, मेरे फोटो पड़े हुए हैं। उस समय गन्ना 1970 में 1.5 मीटर लंबा हुआ करता था, अब सिर्फ 45 सेंटीमीटर होता है। उस गेहूं में कीड़ा लगता था, आज इस गेहूं में कीड़ा नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही कीड़ा लगता है लगता है, जैसे ही कीड़ा लगता है, याद रखिएगा इस गेहूं के अंदर इतना जेनेटिक प्रभाव आ चुका है कि इसके अंदर एक टॉक्सिन मिलाया गया है जिसका नाम है BT टॉक्सिन, और जैसे ही वो कीड़ा उस गेहूं को खाना शुरू करता है जो हरा ही होता है अभी, उसका पेट फट जाता है। याद रखिएगा यही गेहूं हम अपने बैक्टीरिया के पेट फाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी ना चाहते हो ना साइंटिफिक, तो आप व्हीट बैली किताब पढ़ लीजिएगा, आप चौंक जाएंगे पहले 5 पेज पढ़कर ही मैं क्या कर रहा हूँ। आप चौंक जाएंगे जब आप ब्रेन नाम की किताब पढ़ेंगे। हमारे ब्रेन का जितना इन्फ्लेमेशन गेहूं बढ़ा रहा है आज का, वो पहले नहीं था। हमारे पास पहले वो सोयल थी, पहले हमारे गट के वो बैक्टीरिया थे जो उस गेहूं को पचा रहे थे। न वो गेहूं रहा न वो पेट रहा। आप कंडीशन तो पूरी लगाएंगे ना। एग्जैक्टली। कोई भी रूल इला तब काम करता है जब उसके साथ एक कांस्टेंट फैक्टर लगा होता है। exactly. इसके लिए मैं एक कहावत शेयर करता हूं आपके साथ, एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। आप ग्रीन आपकी लाइट हो गई है, आप गाड़ी तेज दौड़ा रही है, आप ये मानते हैं कि एक्सीडेंट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बशर्ते कि जो रेड लाइट जिनके लिए है वो रुके रहें। और अगर वो वेरिएबल हो गया तो और वो चलने लगे तो एक्सीडेंट होगा ना। होगा। तो जब आप उस गेहूं की बात कर रहे हैं जो पहले खाया करते थे आपके लोग, तो आप ये भी तो बात करें कि वो गेहूं कौन सा था और आपका पेट कौन था। आज हमारे गांव में वो फसलें नहीं होती हैं जो ऑटोमेटिकली रास्तों पर हुआ करती थी। आज खूबसूरत एक हर्ब हम खाया करते थे, हमारे पूरे साल का जो आयरन था हमारी बॉडी में कंप्लीट रहा करता था, उसका नाम था बथुआ। आज मिलता नहीं गांव में, और पहले फाड़ फाड़ के फेंका करते थे। आज वो वाइल्ड बेरी हमारे रास्तों में हम खाया करते थे स्कूल से आते हुए, लाल रंग की, येलो रंग की और काले रंग की, खत्म हो चुके हैं। चरचिटा खत्म हो चुका है। हमारे पास कई ऐसे घास हुआ करते थे जो पहले अब नहीं होते। हमारे गांव में वो चिड़िया नहीं मिलती जो पहले थी। तो आप समझ नहीं रहे कि ये बदलाव आ रहा है, तो आपको अपने रूल्स बदलने होंगे। पहली चीज़ है आप व्हीट छोड़िए अगर आप अपने गट को ठीक करना चाहते हैं। अगर आप इमोशनली जुड़े हो तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सिर्फ 30 दिन के लिए छोड़ कर देखिएगा। एक आदमी से मैंने कहा कि यार तुम पूरी बॉडी में दर्द को सहन कर रहे हो, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए छोड़ दो। 1 हफ्ते के लिए तो आदमी पड़ा रहता है ना कहीं कहीं बगैर खाने के भी, छोड़कर देख लो। समझने की दूसरी चीज़ है आपके लिए जो मैं 5 चीज़ें आपसे कह रहा हूँ कि छोड़कर देखो, एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ एनर्जी। आप अपनी डिसीजन आपके बढ़िया होंगे, मैरिड लाइफ बढ़िया होगी। यहाँ पर अगर मेरे दर्शक देख रहे हैं तो थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करें। अगर आपकी मैरिड लाइफ खराब हो रही है क्योंकि यू आर नॉट कॉम्पिटेबल एनफ, आप इन 5 चीज़ों को छोड़ दें। पहला काम करें कि आप रिफाइंड ऑयल छोड़ दें। जो रिफाइंड ऑयल है उसमें 3 बार केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उसका स्मोक पॉइंट बढ़ाया जाता है।
क्योंकि वो 50 डिग्री पर धुआं कर देगा। उसमें इतने केमिकल मिला दिए जाते हैं कि वो 200-300 डिग्री पर भी कोई धुआं ना छोड़े। उसकी खुशबू को बर्बाद करना ठीक करने के लिए डिओड्रेंट मिलाया जाता है। उस सीड में से सब कुछ निकल जाए, उसमें हेक्सेन मिलाया जाता है। यह आपकी आंतों की लाइनिंग को काट रहा है, जहाँ से पंक्चर हो रहे हैं। यह आपके गुड बैक्टीरिया का दुश्मन है। यह आपके ब्रेन बैरियर को, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, उसको भी क्रॉस कर रहा है। दूसरी चीज़ें छोड़ें आप इमीडिएटली अपनी किचन में से, वह है शुगर, रिफाइंड शुगर की बात कर रहा हूँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये मेरी आपको पर्सनल सलाह है, बाकी लोगों को भी, अगर आप बीमार हैं और शुगर के बगैर नहीं रह सकते तो आप सिर्फ 21 दिन शुगर छोड़ के देख लें, 20 दिन छोड़कर देख लें। आपको लगेगा कि हर चीज़ आपको मीठी लग रही है, हर चीज़ में आपको लगेगा इतनी तो मुझे चाहिए, तो क्योंकि बॉडी की डिमांड नहीं है आपकी शुगर की, वो आपकी जीभ की और गट बैक्टीरिया की है। शुगर को छोड़ दें। कई बार लोग कहते हैं गुड़ खा लूं, मैं कह रहा हूँ यार कुछ ना खा। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि तू कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए तू शहद भी छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम पे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यंग होकर निकलोगे। तीसरी चीज है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। दे आर द मोस्ट बिगेस्ट कल्प्रिट इन योर लाइफ। यहाँ पर भी बहुत सारी गालियां मुझे पड़ चुकी हैं ऑलरेडी। सब छोड़ने को कह रहे हैं। हाँ, वो मेरे से पूछ लेना ना, पहले मैं छोड़ने की बात बताता हूँ। और चौथी चीज आप छोड़ेंगे व्हीट, और 5वीं छोड़ेंगे आप सफ़ेद नमक, जो रिफाइंड सोल्ट आता है। इसकी जगह सी सोल्ट का प्रयोग करें। पता है आपको एक गिफ्ट दी गई है, उस गिफ्ट का आपको पता नहीं है। सूरज देवता ने और पानी के देवता ने, इंद्र देवता और सूर्य देवता ने आपको एक गिफ्ट दी है, दोनों ने मिलकर, और वो है समुद्र। पता है आपके समुद्री पानी में कितने मिनरल्स होते हैं जो एग्जैक्टली आपकी बॉडी को चाहिए? एग्जैक्टली 92। वो सारे के सारे इंद्र देवता ने, यानी कि पानी के देवता ने, और सूरज देवता ने आपको समुद्र के रूप में दिए। पर आप समुद्री पानी को नहीं पी सकते, न ही रोज आप समुद्र में लेट सकते। लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं कि समुद्री नमक जो है सी सोल्ट, उसका प्रयोग तो कर सकते हैं। आपका रिफाइंड ऑयल आपके लिए बहुत खतरा है। इसके खतरों को मैं गिनवाऊंगा तो पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा। क्या डली वाले नमक की बात कर रहे हैं? डली वाला नमक, जो मेरे गांव में 1970s में मेरे फादर जब शहर गांव जाया करते थे, एक छोटे से टाउन में जाया करते थे, तो एक बोरी भर के ले आया करते थे, क्योंकि वो 1 रुपए की आती थी। 1 रुपए की बोरी मैंने देखा है, ठीक है ना। और उसी को हम पीस कर आम पर लगाकर खाया करते थे। गांव में फूट हुआ करती थी जो मक्का में बोया करते थे, पता नहीं उनका नाम क्या है, कचरे पर खाया करते थे, ककड़ी पर लगाया करते थे, खीरे पर लगाकर खाया करते थे, और वो हमारे सारे ट्रेसेस दिया करता था। उसको खाइए आप। आज भी मैं रोजाना उसका सेवन करता हूँ। सुबह जो मैं दही उबालता हूँ चाय, एक पानी को, उसमें थोड़ा सा 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डालता हूँ। ये मेरा रोजाना का, डली डाल देता हूँ, वो उतनी देर में घुल जाती है जब तक वो पानी ठंडा होता है पीने लायक। इनको छोड़ दीजिएगा। और एक चीज़ और छोड़ दीजिएगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। क्या? वो है इमल्सीफायर्स। इमल्सीफायर्स का बेसिकली वो प्रोडक्ट होते हैं जो दोनों ना मिलने वाली चीज़ों को मिला देते हैं। जैसे पानी और तेल आपस में नहीं मिलते, लेकिन इमल्सीफाइंग एजेंट जैसे आप डालेंगे वो एकदम से मिक्स हो जाएंगे, मोम बन जाएगा। पता है ये क्या करते हैं? ये सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं आपकी आंतों की लाइनिंग पर, और ये वो छेद कर देते हैं जिनसे वो LPS आपके ब्लड में जाते हैं, जिनसे ये बैक्टीरिया आपके ब्लड में जाते हैं। जो गलत खाने के अंदर आपके बैक्टीरिया जा रहे हैं वो आपके ब्लड से में नहीं जा सकते अगर आपकी लाइनिंग जिंदा है। लेकिन इस लाइनिंग को कौन पंक्चर करता है गेहूं के बाद? वो है सिर्फ और सिर्फ आपका इमल्सीफाइंग एजेंट। और ये कहाँ मिलते हैं? सबसे ज़्यादा मिलता है ये आपके पीनट बटर में। अगर पीनट बटर बनाना है तो आप अपने घर में बना लीजिएगा। कृषि तो करना है, लेकिन उसकी खास बात ये होगी कि तेल ऊपर आ जाएगा और वो मटेरियल नीचे आएगा। तो ये कहते हैं ये अलग है। तो फिर आपको बाहर की कंपनियां क्या कहती हैं? स्मूथ है, और उसमें क्या मिला देते हैं? इमल्सीफायर्स, और वो आपकी आंतों में पंक्चर कर रहा है। और इससे भी बड़ी चीज़ है जो आपकी सॉसेज हैं, जो आपके केचप्स हैं, और इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि वो जो आप अपने घर में बना सकते हैं, पर घर की चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप घर में आइसक्रीम बनाएं तो जैसे ही आप फ्रिज से निकालेंगे वो एक बार फिर पानी बन जाएगा। लेकिन जैसे उसमें इमल्सीफाइंग एजेंट डालेंगे वो इस टाइम बढ़िया लगेगा, स्मूथ रहेगा, और उसको आप एंजॉय करेंगे। आइसक्रीम्स, अगर आप अपने बच्चों को आइसक्रीम दे रहे हैं तो जल्दी ही आप उनके बिहेवियर को याद रखिएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो LPS उनकी बॉडी में, उनकी आंतों में बन रहे हैं,
वह आप उनके ब्लड में जाएगा और सबसे पहले उनके मूड को स्विंग करेगा। याद रखिएगा, जितना सिजोफ्रेनिया के पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास, 28 साल की लड़कियां, 30 साल का लड़का, सिजोफ्रेनिया हो गया जी, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर हो रहा। मैंने कहा तो लीकी गट का पेशेंट है। बीमारी क्या दिखाई दे रही है? सिजोफ्रेनिया। बीमारी क्या दिखाई दे रहा? डर लग रहा है, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई मुझे मारना चाह रहा है। अरे मैंने कहा ये क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि सर देखो इतनी दवाइयाँ इसको खिलाई जा रही है, साइकेट्रिस्ट ने लिखा है ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ। और मैं, आप क्या समझते हैं? मैंने कहा लीकी गट है, जो एंडोटॉक्सिन से इसके ब्रेन में जा रहे हैं। इसने, भाई साहब ने खूब बढ़िया आइसक्रीम खा रखी है, कभी अननेचुरल और कभी नेचुरल करके, और ये सब का सब इमल्सिफाइंग एजेंट्स खा रहे हैं आप। ये आपकी आंतों को पूरी तरह से बर्बाद करके आपके बैक्टीरिया को आपके ब्लड, आपके ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं। जो बीमारी आपको 90 साल में भी नहीं होनी चाहिए, वो आपकी 20 साल में हो रही है। सोचिए कि अगर आपको सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी एक 28 साल की लड़की को और 32 साल के लड़के को हो चुकी है, क्या लाइफ बच रही है वहाँ पर? कैसे शादी चलेगी इनकी? क्या ये बच्चों को पालेंगे? कितना बड़ा काम करने के लिए हमारे पास है। डेफिनेटली। तो सर मुझे तो ये समझ में आया कि गट इतना ज़रूरी है कि हर चीज़ तो गट ही कंट्रोल कर रहा है। इवन आपके ब्रेन को बिहेवियर, आपका ब्रेन, आपकी लाइफ, आप क्या पाना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो, मतलब एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर गट। अगर आपके पास लैक्टोबैसिलस रोटेरी की कमी है तो आप रिश्तों को तोड़ेंगे। तलाक के बड़े केसेस क्यों आ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उसी किताब में पढ़ लीजिएगा जो विलियम डेविस ने लिखी है, सुपर गट के नाम से, और रिसर्च के बाद लिखी है। उन्होंने कहा ये बैक्टीरिया हमारे 100% हमारे लोगों के पास होना चाहिए, सिर्फ 4% लोगों के पास है। और ये बैक्टीरिया आपकी उस जीन को एक्टिवेट करता है जो जीन आपके ऑक्सीटोसिन यानी कि लव केमिकल को बनाती है। बताइए। और लव केमिकल आपके पास है नहीं, झूठ मूठ आप लिखते जा रहे हो, आई लव यू, फिर पार्टनर भी लिख देता आई लव यू टू, लेकिन 10 मिनट अपने साथ बैठ जाएं लड़ने लगते हैं। कई बार तो 5 मिनट, वो कहते हैं 30 डायलॉगों पर हमारी लड़ाई हो जाती है। वैसे भी लव ईच अदर, तो फिर लवी कहाँ पर है? क्योंकि आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए जो ऑक्सीटोसिन चाहिए वो है ही नहीं। अगर आप अपने एक बैक्टीरिया को ठीक कर ले, अकरमेंशिया, तो आपकी गट लाइनिंग को वही तो एकदम ठीक करता है। यानी कि वो एकदम से आपकी उस जीन को एक्टिवेट कर देता है जो म्यूकस बनाती है, और आपकी गट लाइनिंग पर म्यूकस का होना जरूरी है। उसका नाम अकरमेंशिया है। और अकरमेंशिया को अगर एक्टिवेट करना चाहते हो तो एक छोटा सा काम कर लें कि जो आपका एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल है उसकी 2 चम्मच रोजाना पी लें, और उन्हें पीकर बढ़िया सा प्रीबायोटिक, दिन में आप जो खा रहे हैं उन्हें प्रीबायोटिक जरूर खाना है, क्योंकि वो एक्टिवेट होंगे तो उन्हें खाने के लिए क्या चाहिए? प्रीबायोटिक देते रहिए। वाओ, ग्रेट सर, ग्रेट। अब आप ये कह रही कि सर लीकी गट को ठीक करने के लिए मैंने तो फला चूर्ण खाया था, एक आदमी ने बताया था कि ये वाला चूर्ण खाओ, एक ने कहा था जी ये वाला चूर्ण खाओ, खाते रहो। आपके गट को तो दवाई की जरूरत ही नहीं है, और ना ही वहाँ तो कोई दवाई काम करती, वहाँ तो माइंड काम करता है और फूड काम करता है। और फूड को ठीक कर दिए जैसे कर दोगे तो बैक्टीरिया काम करता है वहाँ। तो आपके पास थॉट और बैक्टीरिया, गट का फूड और दवाई है, ये दोनों चीज़ आपको पता नहीं, तो कभी इसकी दवाई खा रहे हो, कभी उस यूट्यूबर ने बता दिया कि इसके 4 चम्मच रोज खाने से पेट साफ हो जाता है। पेट अपने आप साफ हो जाएगा। अगर तुम कर रहे हो तो तुम उसमें दखल दे रहे हो। कभी मत करना ये काम। जो काम बॉडी का उसे करने दीजिएगा। इसीलिए मैं कई बार न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेता हूँ। न्यूट्रिशन जो बाहर के दिए जाते हैं, जब आप इनके बारे में भी पढ़ेंगे तो आप अपनी बॉडी की नेचुरल क्षमता को बर्बाद कर रहे हैं। उनको सिर्फ एसेंशियल चीज़ें दीजिएगा। उनके लिए फैट एसेंशियल है वो दीजिएगा, उनके लिए प्रोटीन एसेंशियल है जो भी है उतनी दीजिएगा, फालतू नहीं। जितनी भी एसेंशियल चीज़ें वो दीजिए, बाकी वो अपने आप क्रिएट करेंगे। तुम उन्हें क्रिएट करके दे रहे हो तो गलती कर रहे हो। बिल्कुल सर, ग्रेट सर। मैंने तो सारे नोट्स बना लिए हैं, एंड आई होप कि आप भी डायरी पेन लेके बैठे होंगे। नहीं बैठे तो दोबारा जाइए और सुनिए पूरे पॉडकास्ट को, और फिर नोट्स बनाइए कि कौन कौन सी परेशानियां आप एक्चुअली फेस कर रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो, या फिर लाइफ के और भी जगह। जैसे सर ने बताया कि मैरिजेस में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, उसके पीछे भी कोई बैक्टीरिया हो सकता है। नोट डाउन करिए आपकी क्या परेशानी हो, कहीं ऐसा तो नहीं वो आपके गट से रिलेटेड हो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको कोई हल मिला हो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और वाकई में शानदार रहा आज का ये पूरा पॉडकास्ट। हमने
ढेर सारी Thanks. बातें की, और मैं ये कहूँगी कि ये एक्चुअली जनता के लिए था, पूरा पॉडकास्ट जनता के लिए था, क्योंकि सब परेशान हैं और कहीं ना कहीं हम हल ढूंढ रहे हैं कि कोई तो आए और हमें बताए, क्या पता ये पॉडकास्ट ही उनके लिए रामबाण साबित हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।